गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और जबरदस्त स्वागत है क्योंकि आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं रीजनिंग का मास्टर वीडियो। अभी तक आपको रीजनिंग में क्लॉक एंड टाइम का मास्टर वीडियो बहुत ही बेस्ट तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ दिया हूं और एक सीटिंग अरेंजमेंट का पहला टाइप दिया हूं। सीटिंग अरेंजमेंट का पहला टाइप में वृत्त संबंधित क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। ये वीडियो आप देखना नहीं भूलिएगा। तो आज क्या लेके आया हूं? तो आज लेके आया हूं सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप 2। पहला में वृत्ताकार घेरा में सजाना वाला था, जिसका फुल कॉन्सेप्ट एक एक लाइन कॉन्सेप्ट्स देके उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया हूं 30-35 क्वेश्चन का। जो विद्यार्थी नहीं देखे इस वीडियो को जरूर देखना। आज हम देखेंगे कतार वाला सीटिंग अरेंजमेंट, यानी सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप 2 कि कतार में कैसे सजाना है। तो इस वीडियो को पूरी तरीका समझने के लिए आप वीडियो पहला मतलब कि पहला पार्ट पहला टाइप वृत्त वाला देख लें तो और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें मैं फुल कॉन्सेप्ट दिया हूं, उसका भी यहां इस्तेमाल होने वाला है। हालांकि यहां भी मैं कॉन्सेप्ट आपको नोट्स में लिखाने वाला हूं। तो पहले कॉन्सेप्ट को पॉइंट्स को समझ लेंगे, फटाफट 35-40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और लगातार आपका प्रीवियस रीजनिंग चल रहा है 5500 रीजनिंग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलते रहेगा, तो पूरे तरीका से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का कतार वाला प्रश्न। चलिए आइए देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट टाइप 2 में कतार संबंधित प्रश्न का सबसे पहले कॉन्सेप्ट। देखिए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मैंने पूरा मैथ का मास्टर वीडियो पढ़ाया है, एक एक चैप्टर का प्लेलिस्ट से आप देखिए जो नहीं देखें। फिर मैं चैप्टर वाइज मैथ पढ़ा रहा हूँ अपने असाइनमेंट से, महेश मिश्र से आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। लेकिन रीजनिंग का मैं केवल मास्टर वीडियो ही पढ़ाऊंगा, इसलिए इसी से आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं और दूसरे को पढ़ाने लायक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का दूसरा टाइप देख रहे हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। अभी तक आप बचपन से तो लिखते ही आ रहे थे, सीख लीजिएगा तो निश्चित रूप से फटाफट तूफानी अंदाज में आप सॉल्यूशन करिएगा। तो पहले सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट जो मैं दोहरा भी रहा हूँ। यदि आप वृत्त वाला देख के इसको देखिए तो और मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर है? तो आइए देख लेते हैं कतार संबंधित प्रश्न में पहला पॉइंट। सबसे कतार संबंधित प्रश्नों में सर्वप्रथम, और जब भी मैं सर्वप्रथम लिखता हूं बोलता हूं वो बड़ी शक्तिशाली शब्द है, उस बिंदु को पढ़ना है जो किसी छोर या किनारा से संबंधित है। सबसे पहले उस पॉइंट को पढ़ना जो किसी छोर या किनारा से संबंधित है। यही चीज मैं वृत्त वाला में लिखाया था कि सबसे पहले उस बिंदु को पढ़ना है जो दाएं या बाएं से संबंधित है, लेकिन कतार वाला मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले उस पॉइंट को पढ़ना है जो किसी छोर या किनारा से। जब तक छोर या किनारा नहीं पता चलेगा एडजस्ट करना मुश्किल हो। लेकिन फिर सही पहला पॉइंट तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार भी सकते हो, साथ में भी लिखते चल सकते हो। इतना टाइप मैं सिखाने में देता हूं। कतार संबंधित प्रश्नों में सर्वप्रथम उस बिंदु को पढ़ना है जो किसी छोर या किनारा से संबंधित हो, किसी छोर या किनारा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लेवल का भी सीटिंग अरेंजमेंट आता है जो आपको प्रीवियस में भी मिलेगा, जहां छोर या किनारा का पता ही नहीं चलता है भाई। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए अगला पॉइंट है, यदि छोर या किनारा नहीं पता चले तो एक अलग कतार, जैसे जैसे बोलते जाएगा इसके बगल में वो है उसके बीच में वो है, लिखते जाएंगे, एक अलग कतार का निर्माण करते हैं जो स्वयं अपने मूल कतार में व्यवस्थित हो जाता है। जब आप अलग कतार का निर्माण कर दीजिएगा अलग अलग, तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे किसको बैठाना है। ये मैं प्रूफ करके एग्जाम्पल के द्वारा बहुत सारा प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो 2 पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट तो ये कि सबसे पहले उस पॉइंट्स को पढ़ना जो किसी कतार या छोर से संबंधित हो। यदि किनारा का पता चल जाए तो सोने पे सुहागा है, आराम से उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब कतार का पता ना चले, किसी छोर का पता ना चले कि कौन छोर पे बैठा हुआ है, तो जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग एडजस्ट कर देंगे। एक अलग कतार का निर्माण करते हैं जो स्वयं अपने मूल कतार में व्यवस्थित हो जाता है। क्लियर? अगला पॉइंट, पहले व्यवस्थित बिंदु से संबंधित ही अगला बिंदु पढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण VVI पॉइंट है। जैसे कि पहला क्या बोले कि कतार संबंधित प्रश्नों में सर्वप्रथम उस बिंदु को पढ़ना है जो किसी छोर या किनारा से संबंधित हो। तो मैक्सिमम में छोर या किनारा पता ही चल जाएगा। जब छोर या किनारा ना पता चले तो एक अलग कतार का निर्माण करते हैं जो स्वयं मूल कतार में एडजस्ट हो जाता है, बैठ जाता है। लेकिन यदि आपका छोर किनारा पता चल गया तो जिस कोई ना कोई तो एगो बैठेगा ही किसी छोर में या बीच, जहां भी बैठे, लेकिन छोर से पता चल जाएगा। यदि छोर या किनारा रह गया तो पता चल जाएगा। आप जिसको आप एडजस्ट किए हैं जो व्यवस्थित है पहले से, उसी से संबंधित अगला पॉइंट को पढ़िएगा कि उसके बगल में तीसरा चौथा स्थान पे दूसरा, तो एडजस्ट करना
आसान होगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो पहले से व्यवस्थित है उसी से संबंधित अगला बिंदु पढ़ते हैं। पहले से व्यवस्थित बिंदु से संबंधित ही अगला बिंदु पढ़ते हैं। जो पहले से एडजस्ट कर दिए उससे संबंधित आगे पढ़ेंगे, एडजस्ट करना आसान होगा। आगे आइए, कतार वाले प्रश्नों में दाएं या बाएं का अर्थ तुरंत बगल में नहीं है, जबकि विरित वाला में क्या लिखा है कि जब नंबरिंग ना बोले एम एन के दाएं हैं तो तुरंत एन के दाएं में आप एम को लिख देते हैं, क्योंकि विरित में उसका अंत नहीं होता, कोई छोर का अंत नहीं होता, इसलिए दाएं या बाएं बोलता है तो उसका मतलब जस्ट बगल में ही होता है। लेकिन ये जो ये होता है इसका अंत है, इधर भी एक छोर है इधर भी, तो यदि एम एन के दाएं बोला तो जब तक बगल में ना बोले, दूसरा तीसरा चौथा ना बोले, नंबरिंग जब तक क्लियर ना हो आप उसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कतार वाले प्रश्नों में दाएं या बाएं का अर्थ तुरंत बगल में नहीं होता है जब तक कि उसका स्थान निश्चित नहीं हो। फिर से ये सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं, मैं बार बार इसलिए पढ़ता हूं कि याद हो जाए, इतना देर में आप नोट्स भी कर लें। फिर से कतार संबंधित प्रश्नों में सर्वप्रथम उस बिंदु को पढ़ते हैं जो किसी छोर या किनारा से संबंधित हो। पहला पॉइंट माइंड में फिट कर लीजिए, एक एक पॉइंट एडजस्ट करते समय समझ में आपको आएगा। आप सभी गलती क्या करते हैं कि प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो ना, प्रॉब्लम खुद क्रिएट करोगे, खुद सोल्व कर लोगे। तो पहले तो समझ गए छोर या किनारा संबंधित, छोर या किनारा का पता ना चले तो पहले एक अलग कतार बनाएंगे जो मूल कतार में व्यवस्थित हो जाएगा। बिल्कुल अपने भाषा में माइंड में फिट करिए। पहले व्यवस्थित बिंदु से ही संबंधित अगला बिंदु पढ़ेंगे, ठीक है। पहले व्यवस्थित बिंदु से ही संबंधित अगला बिंदु पढ़ते हैं। कतार वाले प्रश्नों में दाएं या बाएं का अर्थ तुरंत बगल में नहीं होता जब तक कि उसका स्थान निश्चित नहीं हो। अब ये और VVI पॉइंट्स है, चूंकि इसको हम विरित वाला में भी लिखा चुके हैं, फिर से दोहरा देता हूं। विरित वाला में मैं सबका एक एक या दो उदाहरण दे के बताया हूं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं के दाएं या के बाएं। अब ये VVI इसलिए पॉइंट है कि ये सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट में ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप विरित वाला देखिएगा, वहाँ एक एक क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल हुआ है। सीटिंग अरेंजमेंट कतार वाला देख रहे हैं, यहाँ इस्तेमाल होगा, कैलेंडर में इस्तेमाल होगा, डायरेक्शन में इस्तेमाल होगा, ब्लड रिलेशन में इस्तेमाल होगा। तो के दाएं के बाएं है, जो वाक्य पढ़ने का अर्थ है कि जिस बिंदु के साथ के दाएं या के बाएं लगा रहे हैं उसे छोड़कर गिनती करते हैं। यदि आप पार्ट 1 सीटिंग अरेंजमेंट पढ़े हो तो आपको याद होगा, जिस बिंदु के साथ से दाएं या से बाएं लगा रहे, के दाएं या के बाएं, से नहीं, के दाएं या के बाएं लगा रहे उसे छोड़कर गिनती करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, इस प्रकार से एक कतार है, मैं एग्जांपल बोलेगा एम एन के दाएं तीसरा है तो एन लिख देंगे, के दाएं तो इसको छोड़ के 1 2 3 यहाँ पर एम लिखेंगे, एम एन के दाएं तीसरा हो गया। क्लियर है? मैं सिर्फ एग्जाम्पल ऐसे ही समझा दूंगा। आगे है से दाएं या से बाएं, जिस बिंदु के साथ से दाएं या से बाएं लगा रहा है उसे जोड़कर गिनती करते हैं। के दाएं या के बाएं मतलब छोड़ के गिनती करना, ठीक है ना। कैलेंडर में ऐसे पूछेगा कि कल के आने वाले, कल के 5 दिन पहले या कल से 5 दिन पहले, तो वहाँ पे के से का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन में भी होगा। तो यहाँ के दाएं के बाएं मतलब छोड़ के गिनती, एक ही पॉइंट तो है। से दाएं से बाएं मतलब जोड़ के गिनती, जिस बिंदु के साथ से दाएं या से बाएं लगा रहे उसे जोड़ के गिनती करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, बोले ये कतार है, अब बोले पी क्यू के बाएं, क्यू से बाएं तीसरा है तो क्यू से, तो क्यू लिख दिया, बाएं इधर होता है, से है तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ हो गया पी। से है तो जोड़ के मतलब वहीं से गिनती शुरू करिए, वो पहला हो जाएगा। और के लगा रहेगा तो के बाएं या के दाएं मतलब छोड़ के, और से बाएं से दाएं मतलब जोड़ के। अब तो समझ गए। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, जो कि जिसके, तो आपको विरित वाला में भी बताए थे। और जो कि जिसके, हु विच दैट, जिसको आप कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इंग्लिश में पढ़े होंगे। इसका प्रयोग नजदीकतम नॉन के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसका प्रयोग हमेशा नजदीकतम नाम के लिए होता है, जो नज़दीक में नाम होगा। और ये सभी पॉइंट का प्रयोग सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट में ही नहीं, आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर में होने वाला है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। तो इसका तो समझ ही गया, के दाएं के बाएं मतलब छोड़ के, से दाएं से बाएं मतलब जोड़ के, और जो कि मतलब नजदीकतम नाम के लिए प्रयोग होता है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे है, यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है कि पी क्यू के दाएं तीसरा है, लेकिन आर के दाएं दूसरा है। सॉरी, लेकिन नहीं, मतलब जो या जो कि लिख सकते हैं, जो कि आर के दाएं दूसरा है।
तो समझिएगा, इसको एडजस्ट करते हैं। अब इसको कतार में एडजस्ट करना तो कैसे करें, तो पी क्यू के दाएं तीसरा है, क्यू के, तो क्यू पहले लिख देते हैं, के दाएं मतलब छोड़ के 1 2 3, यहाँ पर पी है। अब जो किसके लिए हुआ, तो न जो का प्रयोग, जो या जो की का प्रयोग नजदीकतम के लिए, यानी क्यू के लिए हो गया, पी के लिए नहीं, क्यू के लिए। तो पी क्यू के दाएं तीसरा, जो मतलब क्यू आर के दाएं दूसरा, तो क्यू आर के दाएं है तो आर को इधर लिख देते हैं, दाएं दूसरा है के दाएं, तो इसको छोड़ के 1 और दूसरा पर तो हो ही गया, एडजस्ट ऐसे हो जाएगा। मेन तो समझना ये था कि जो की का मतलब होता है या जिसके का मतलब नजदीकतम नाम के लिए प्रयोग करना, बाकी तो एग्जाम्पल से समझ ही जाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि और या लेकिन। यहाँ पे था जो कि जिसके, अब है और या लेकिन। इसका प्रयोग हमेशा प्रथम नाम के लिए होता है, ऐसे भी इंग्लिश में पढ़े होंगे, बट और एंड होता है कंजक्शन, जो प्रथम नाउन के लिए होता है। जिस प्रकार से इसका प्रयोग नजदीकतम के लिए, एग्जाम्पल बता दिए, इसका प्रथम के लिए, जैसे बोले कि ए पी और क्यू के बीच में, मतलब ए के बारे में दोनों बात बोल रहा है, ठीक है ना। बाकी तो क्वेश्चन से हम लोग समझ ही लेंगे, क्लियर हुआ। अब हम लोग फटाफट देखेंगे 36 लगातार 36 प्रश्नों का सॉल्यूशन, जिसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। मेन सॉल्यूशन प्रैक्टिस देखना है, इस पॉइंट को आपको नोट्स करके 2-3 बार निश्चित रूप से पढ़ना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और पहले भी आपको बोले थे ले लेना, ऐसे इतना देर में समझाते हैं कि आप आराम से नोट्स कर सकते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन। आइए, ये टाइप 2 है सिटिंग अरेंजमेंट का, आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ भी होगा। इसका पहला क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, बाकी कुछ क्वेश्चन में 2 3 4 5 क्वेश्चन भी है। तो समझना है, सिर्फ मेन तो सीखना है हमें एडजस्ट करना, क्वेश्चन का आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन से समझिए, 6 विद्यार्थी ABCDEF एक कतार में खड़े हैं, BF और D के बीच में है। तो बीच से तो पता नहीं चला, पहले क्या बोले थे कि छोर वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं बताते चलूंगा, सब में छोर या किनारा पता चलना चाहिए। उसके बाद है बी एफ और डी के बीच में है तो पता नहीं चला, ई ए और सी के बीच में इससे भी पता नहीं चला, ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है तो पता नहीं चला, सी डी के बगल में नहीं है, कहीं पर भी छोर का पता नहीं चल रहा है। तो पहला एग्जाम्पल ही आ गया आपके लिए चैलेंज, जो कि पहला लिखा था कि छोर या किनारा से संबंधित पढ़ना है। जब छोर या किनारा ना पता चले तो जैसे बोल रहा है एडजस्ट करते जाइए, वो अपने आप मेन लाइन में एडजस्ट हो जाएगा। तो पहले 6 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6, इसको लेफ्ट इसको राइट बोलते हैं। मैं लिख दिया हूँ, कौन कहाँ पर है पता नहीं है, चूँकि छोर या किनारा तो पता नहीं चला, तो जैसे बोल रहा है एडजस्ट करिए। बोल रहा है बी एफ और डी के बीच में है, तो मैं यहाँ बी लिख देता हूँ, यहाँ एफ और डी। हालांकि डी इधर और एफ इधर भी लिखा सकता है, क्योंकि बीच में तो किधरों को हो सकता है, लेकिन ऐसे मैं लिख दिया हूँ। ई ए और सी के बीच में है, ई जो है ए और सी के बीच में है, तो चलो यहाँ पे ई है, यहाँ पर ए और सी लिख देता हूँ। अब ये छेबो क्या ऐसे ही एडजस्ट होगा, तो आगे पढ़िए, जो बोला है वो एडजस्ट करिए ना, अपने आप ऊपर वाला में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब करना है, जब छोर या किनारा का पता ना चले तब। बी एफ और डी के बीच में है, लिख दिए। ई ए और सी के बीच में है, ई और सी के बीच में जो भी लिख दिए। ए एफ या डी के बगल में नहीं है, ए जो है एफ या डी के बगल में नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसको उलटना पड़ेगा, सी इधर लाना पड़ेगा, ए इधर, ऐसे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये भी सत्य हो गया कि ए एफ या डी के बगल में नहीं है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, अब सी भी डी के बगल में नहीं खड़ा है। तो यहाँ बोल रहा है क्या, ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, लो। तो बोले सर सबसे अच्छा ऐसे करिए ना, उसको उलट दीजिए, उसको पहले लिख दीजिए, ए ई सी लिख दिए, अब इसी को लिख दीजिए, इसको उलटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, एफ बी डी। अब एडजस्ट हो गया, देख लीजिए, बी एफ और डी के बीच में है, बी एफ और डी के बीच में है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में है, ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, तो देखिए ए इधर है, एफ या डी इधर है, नहीं है हुआ। जबकि इसको लिख देते इधर, तो फिर ये बगल में हो जाता, क्लियर है। अब कहता है सी डी के बगल में नहीं है, इसको ऐसे एडजस्ट कर देते तो सी डी के बगल में आ जाता। यहाँ पे देखिए सी डी के बगल में नहीं है, तो यही हम लोग का सही हो गया। पूछ क्या रहा है, बताएं कि एफ निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा के बीच है, तो एफ सी और बी के बीच में है, तो सी और बी बोलिए चाहे बी और सी बोलिए, यानी पहला ऑप्शन हो गया बी एंड सी के बीच। क्लियर हुआ। तो मेन सीखना है तो स्टार्टिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर आगे अपने आप स्पीड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, बड़ा ही मजेदार है। 5 लड़कियां
पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में बैठी हो। तो हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार से डायरेक्शन होता है उत्तर दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। तो पूरब की ओर मुंह करके 1 2 3 4 5 लड़कियां बैठी है या खड़ी है, जो भी कही। सविता, उषा, तुलसा और उर्मिला के बाई हैं, इससे पता नहीं चला कुछ। उषा, तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाई हैं, इससे भी नहीं पता चला। उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में है, इससे कुछ पता चला, लेकिन कहाँ पर है पता नहीं। उल्सा यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर, बाईं ओर, और या छोर का पता चल गया, वहां पे आपका क्वेश्चन का पॉइंट धरा गया। तो यदि तुलसा बाईं, तो जब इधर मुंह किया हुआ है तो ये राइट हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। देखिए हम इधर मुंह किए हुए, राइट हैंड हो गया, आइए हो जाएगा लेफ्ट हैंड। तो क्या बोला, यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर, बाईं मतलब लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 यहाँ पे तुलसा है। अब तुलसा से रिलेटेड पॉइंट को पढ़िए। तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो तुलसा से रिलेटेड है कि उषा, तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। ऊपर वाला पॉइंट है सविता, उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है, ठीक है। और एक पॉइंट और है कि उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में है, इसी से पता चल गया उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में। तो आप सोचिए, यहाँ तुलसा यहाँ उषा देते हैं तो बीच में जगह रहेगा, नहीं रहेगा। तो तुलसा यहाँ है, यहाँ उषा दे देते हैं, उषा और तुलसा के बीच में कौन है, उर्मिला है। हालांकि इतने से पता चल जाएगा कि उषा दाईं छोर से किस स्थान पर है, लेकिन पूरा एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप और पढ़िए। सविता, उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है। उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है, तो बाईं तो यही होगा, तो ये सविता हो गया। तो ये को दाईं बचा, वो कौन, सविता, उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है। उषा, तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है, तो यहाँ पे अब एगो स्थान बच गया कुमुद। तो ये पांचों एडजस्ट हो गया। लेकिन सिर्फ उषा के बारे में पूछ रहा था तो ये 2 लाइन नहीं पढ़ते सविता और कुमुद, तो भी आंसर आ ही जाता, क्योंकि बोल रहा है क्या, उषा दाईं ओर से किस स्थान पर, तो ये दायां है, राइट। 1 2 3 4 दाईं ओर से उषा कौन स्थान है, चौथा स्थान पर। चौथा स्थान है आपका ऑप्शन नंबर, चौथा है ऑप्शन नंबर 4 ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7, मतलब समझ रहे हैं आप, 5 क्वेश्चन इसी में एडजस्ट है, सिर्फ एडजस्ट करना है, आंसर मारना है। 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, 5 व्यक्ति, बैठा दो 1 2 3 4 5। कैसे कैसे बैठा हुआ समझ लो। इन व्यक्तियों में 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर है, इन 2 में से एक बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख है। दोनों छोर पर बुद्धिमान और मूर्ख है, लेकिन कौन किधर है अभी पता नहीं है। अब कहता है एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं है, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख के बाईं ओर है। यहाँ से पता चल गया। अब कहता है क्या कि दोनों छोर पर है, तो एक बुद्धिमान है एक मूर्ख है, लेकिन मूर्ख के बारे में अगला पॉइंट मिला कि मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख के बाईं ओर है। तो यदि हम मूर्ख को इस छोर पर रखते हैं तो उसके बाईं में कोई जगह नहीं है, तो कन्फर्म है मूर्ख को हम लोग को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मूर्ख व्यक्ति यहाँ पे होगा, तो निश्चित है यहाँ पे बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि दोनों छोर में एक मूर्ख है तो दूसरा बुद्धिमान है। अब यहाँ पे कहता है एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर है, तो मूर्ख के बाईं ओर कौन है, लंबा व्यक्ति है, ठीक है। मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा हुआ है। कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में है, तो बुद्धिमान और मोटा हो गया, तो यहाँ पर कमजोर हो गया। तो बोले सर ये आप जस्ट बाएं कैसे करते, यहाँ तो नंबरिंग पता नहीं है। हालांकि ये पॉइंट पढ़ते तो यहाँ पे पता चल ही जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, पांचों के पांचों आराम से एडजस्ट हो गया। अब फटाफट 5 क्वेश्चन का आंसर मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है, तो लंबा व्यक्ति दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। दूसरा स्थान है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है वह व्यक्ति जो कि कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है, उनमें कौन से लक्षण है, तो कमजोर के बाईं ओर वाला जो है वो क्या है, बुद्धिमान है, और बुद्धिमान है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में है, तो मध्य में मोटा व्यक्ति है, और मोटा दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर 5 का 5 ही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मोटा व्यक्ति किसके बाईं ओर है, मोटा व्यक्ति किसके बाईं ओर है, तो लंबा के बाईं ओर है, लंबा इसके बाईं में, तो लंबा के बाईं ओर है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पढ़िए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। 7 पहले स्थान बदला है। कहता है कि यदि मूर्ख व्यक्ति और मोटा व्यक्ति आपस में स्थान बदल दे, मूर्ख और मोटा, मतलब यहाँ पे मूर्ख आ जाएगा
यहाँ पे मोटा आ जाएगा। मैं घेर दिया हूँ, स्थान बदल लिया है। इसी प्रकार लंबा और कमजोर भी आपस में स्थान बदल लिया है। तो यहाँ पे कमजोर आ गया है और यहाँ कमजोर तो यहाँ पर है ही, स्थान बदला है मतलब यहाँ पे लंबा आ गया है और यहाँ पे कमजोर आ गया है। ये दोनों स्थान बदल लिया। पहले मूर्ख और मोटा स्थान बदल लिया है, फिर लंबा और कमजोर स्थान बदल लिया है। कमजोर के स्थान पे लंबा, लंबा के स्थान पे कमजोर। अब क्वेश्चन बनाता है, तो कौन व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है? तो कमजोर यहाँ पे आ गया, उसके बाईं में मूर्ख आ गया है। स्थान बदलने के बाद पूछ रहा है, तो मूर्ख, और मूर्ख है ऑप्शन नंबर पहला। तो आपने देखा एडजस्ट करने के बाद 5 क्वेश्चन का आंसर हम लोग आसानी से दे सके। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से 12 यहाँ भी 5 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। पहले एडजस्ट कर लेते हैं। कहता है ABCDEFG उत्तर की ओर मुंह करके, यानी 7 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इतना लोग हैं। उत्तर की ओर मुंह करके एक कतार में बैठे हैं। FE के ठीक दाईं ओर है, ठीक दाईं ओर बगल में है, लेकिन कहाँ पर है पता नहीं है। छोर का पता लग जाए तो ठीक है। ऐसे मैं लिख सकता हूँ FE के ठीक दाईं ओर है तो E के ठीक दाईं ओर F है। एक अलग लाइन बना लेता हूँ। C B और D का पड़ोसी है, तो इससे भी पता नहीं चला। आगे पढ़िए। वह व्यक्ति जो D के बाईं और तीसरा एक छोर पर है, वह व्यक्ति कौन है ये पता नहीं है, लेकिन वो D के बाईं और तीसरा है। तो कन्फर्म है D को ऐसा लिखेंगे नहीं कि उसके बायां तीसरा छोर आ जाए। छोर पर कौन व्यक्ति है ये पता नहीं है, लेकिन D तो पता चल जाएगा। कहता वह व्यक्ति जो कि D के बाईं और तीसरा वह एक छोर पर है, तो D को यहाँ लिखेंगे, तो उसके बाईं और तीसरा, ये लेफ्ट हुआ ना और ये राइट। 1 2 3, तीसरा स्थान एक छोर है। यहाँ पर कौन व्यक्ति है ये पता नहीं है, लेकिन छोर के कारण D तो पता चल गया। अब D से रिलेटेड पॉइंट है तीसरा, C B और D का पड़ोसी है। C B और D का पड़ोसी है, तो बोले सर यहाँ पर B लिख देते हैं और D और C पड़ोसी, पड़ोसी मतलब बीच में। तो बोले सर इधर भी तो हो सकता है। चलो मैं इधर ही B और D बोला था इसलिए मैं लिख दिया हूँ, उधर भी हो सकता है, देखेंगे एडजस्ट करके। C B और D का पड़ोसी है। वह व्यक्ति जो D के बाएं और तीसरा बैग छोर पर है, ये तो लिख ही दिए। 5वां पॉइंट है E G के दाईं और चौथा है। अब E जो है G के दाईं और चौथा है, तो बोलिए कि सर आप तो इधर G लिखते हैं तो EF को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो एक ही उपाय है कि G को यहाँ लिख दो और 1 2 3 के दाईं ओर, के दाईं मतलब छोड़ के, 1 2 3 चौथा है, तो चौथा E है, तो E यहाँ लिखेंगे, तो E के जस्ट दाईं में F है, F यहाँ लिखाएगा। अब एक ही स्थान बच रहा है, वो खाली है A के लिए, क्योंकि A ही एडजस्ट नहीं हुआ है। क्लियर है? अब G इधर तो रखते तो फिर दाएं में चौथा हम कहाँ से E लाते, तो एडजस्ट कर दिए, पता चल गया। फटाफट हम लोग आंसर मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, A कौन सा स्थान पर है, तो ऑप्शन से निकालिए। E और D के मध्य में है क्या, तो E और D तो बगल में है भाई, गलत। एकदम बाईं ओर है, नहीं एकदम दाईं ओर है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? D C के ठीक बाईं ओर है, D C के नहीं दाईं ओर है, गलत है। E A और F के बीच है, E A और F के बीच नहीं है, गलत है। C B के ठीक बाईं ओर है, C B के तो दाईं है, ये बोल रहा है बाईं, गलत। G A के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, G A के दाईं ओर कहाँ है भाई, नहीं है, इनमें से कोई नहीं, मतलब यहाँ सब के सब गलत है। तो बोल रहा है सत्य, तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। कहता निम्नलिखित में से कौन C के बाईं ओर है? C के बाईं ओर से बोल रहा है, तो C के बाईं ओर तो 2 व्यक्ति है, G और B, यही तो बोल रहा है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन C के बाईं ओर है, तो यहाँ पर G और B है, तो ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं, केवल B दिया हुआ और बहुत सारा चीज दिया हुआ, तो G और B है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। B का पड़ोसी कौन है, तो B का पड़ोसी कौन है, तो 2 को बताना पड़ेगा, लेफ्ट राइट वाला, G और C या C और G, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है, मतलब गलत है? एक छोर पर है, ये तो सही है, हमें गलत ढूंढना है। E D के ठीक बाईं ओर है, E D के ठीक बाईं ओर बोला है, जबकि E तो D के दाईं ओर है, तो यही गलत है, और गलत ही हम लोग को ढूंढना है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। तो 12 तक क्लियर हो गया। एक एडजस्टमेंट पे 5 क्वेश्चन, इसलिए आपको 2-2 3-3 बार सभी क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से 17, यानी कि फिर 5 क्वेश्चन।
पहले मजेदारी से एडजस्ट करते हैं। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी 2 कतारों में, मजेदार क्वेश्चन है, 2 कतारों में है, प्रत्येक कतार में 3-3 एक दूसरे के आमने सामने। तो ऐसा करते हैं 1 2 3 ऐसे बना देते हैं और 1 2 3 ऐसे बना देते हैं, तभी तो एक दूसरे के आमने सामने 3-3 होगा, आमने सामने क्रम में। यू आर के दाईं ओर है, तो पहले ऊपर वाला यदि इधर मुंह करके बैठा हुआ है तो इसका जो हो जाएगा, पहले इसको देख लीजिए, लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट अलग होगा, क्योंकि नीचे मुंह करके बैठा हुआ है, तो उल्टा आमने सामने है। तो अब एडजस्ट करो, यू आर के दाईं ओर दूसरा है, तो कहीं पर भी ऊपर या नीचे ले लो, यू आर के दाईं ओर दूसरा, तो पहले आर लिख देते हैं, इसके दाएं 1 2, यहाँ पर यू हो जाएगा, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, इसको आर मतलब समझ लीजिएगा। तो यू जो है आर के दाईं ओर दूसरा है, तो आर लिख दिए, के दाईं है तो छोड़ के 1 2, यू यहाँ पे लिख दिए। पी कतार में सबसे अंतिम है, तो निश्चित है पी तो नीचे होगा नहीं, ऊपर ही कहीं पर होगा, अंतिम इधर या इधर। टी क्यू का पड़ोसी है, तो टी क्यू का पड़ोसी है तो ऊपर ही होगा। आर क्यू के सामने है, यहाँ से पकड़ा गया, आर जो है क्यू के सामने है, तो आर हो गया, तो यहाँ पे कन्फर्म है क्यू हो जाएगा, तभी तो आर क्यू के सामने होगा। अब पढ़िए, टी क्यू का पड़ोसी है, तो क्यू हो गया, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। और बोल रहा है पी कतार में सबसे अंतिम है, तो अब पी तो इसी में ना अंतिम होगा, इधर तो अंतिम बचा ही नहीं। अब एगो कौन बचा जो एडजस्ट नहीं हो, तो बोले सर पी क्यू आर एस टी यू, तो पी क्यू आर एस नहीं बैठा है, तो एस यहाँ पे दे देते हैं, एक ही स्थान खाली है ना भाई। तो अब आराम से क्वेश्चन को पढ़ते चले गए, एडजस्ट करते चले गए, एडजस्ट भी हो गया, फटाफट आंसर मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, 13 का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में है, क्या पी क्यू यू है, नहीं है, क्यू टी क्यू पी, टी क्यू पी, टी क्यू पी, यही तो है, टी क्यू पी, यही तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कतार में है, तो टी क्यू पी है एक ही कतार में, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को बेस्ट ढंग से पढ़िए। यदि पी तथा क्यू अपने स्थान बदल ले, केवल एक क्वेश्चन के लिए, पी तथा क्यू स्थान बदल ले, मतलब यहाँ पर पी आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, स्थान बदल ले, तो क्यू के ठीक बाईं ओर कौन होगा, तो बोले सर क्यू यहाँ पर आ गया, तो अब इसके ठीक बाईं ओर, तो क्यू के ठीक, पी तथा क्यू स्थान बदल ले, यहाँ पर क्यू आ गया, यहाँ पर पी, तो क्यू के ठीक बाईं ओर, तो बोलिए सर पी तथा क्यू अपने स्थान बदल ले, अब नीचे मुंह कह ले, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है भैया, अब इसके लेफ्ट तो ये लेफ्ट तो है ही, अब इसके लेफ्ट में तो जगह ही नहीं बचता है, जब क्यू यहाँ पर चला जाएगा, तो पी और क्यू स्थान बदल ले, मतलब पी यहाँ आ गया, क्यू यहाँ चला गया। और अब यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है, कंफ्यूज कर दिया कि क्यू के ठीक बाईं ओर कौन है, तो क्यू के ठीक बाईं ओर तो कोई है ही नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति समूह एक दूसरे के आमने सामने है, तो ऑप्शन देख लीजिए, पी क्यू, तो पी क्यू तो आमने सामने नहीं है, वो तो एक ही कतार में है। एस टी, हाँ ये आमने सामने है, तो कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो एस टी आमने सामने है, यानी हम लोग का आंसर हो गया एस टी, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 16 समझ लो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पी आर के बाईं ओर दूसरा है, क्या पी आर के बाएं, तो बोले सर आर नीचे पी ऊपर है, गलत है। टी क्यू के बाईं ओर है, टी क्यू के बाईं ओर है, सही है, रियल में इधर दाएं है, चूंकि नीचे के लिए तो ये दाएं है, ये बाएं है, तो टी जो है क्यू के बाईं ओर है, ये सही है, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा। अब ये नहीं समझिए कि टी क्यू के दाईं ओर है, बल्कि ऊपर से देखिए लेफ्ट है, बाईं ओर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 समझ लेते हैं बड़ा ही आसानी से। निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, कौन, तो पहला ऑप्शन है पीटी, तो पीटी सही में सम्मुख नहीं है, पीटी तो बगल में है, और ये बोल रहा है कौन सम्मुख नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही। दूसरा देखिए आर क्यू, तो क्या बोल रहे हैं, कौन एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्यू है, ये तो है ही आमने सामने, दूसरा ऑप्शन तो सही है, तो पहला ही तो गलत हो गया, तो आगे टी और एस भी आमने सामने है, पी और यू भी आमने सामने है, तो पहला ही हो गया, तो यही हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पी और टी, चूंकि पी और टी एक दूसरे के बगल में है, बल्कि सम्मुख नहीं है, यही हम लोग का सही होगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18 से 22 समझ लीजिए, यहाँ भी 5 क्वेश्चन, एक एक में 5 क्वेश्चन सिर्फ हम सीख रहे हैं सजाने के लिए। 9 मित्र, बड़ा ही मजेदार है, 9 आदमी को एडजस्ट करना है, ABCDEFGHI। चलो हम 9 को एडजस्ट कर देते हैं आराम से। पहले तो एक लाइन बना लेते हैं 9 को एडजस्ट करने के लिए। तो चलो एक लाइन बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मेन लाइन बना लिए। आप फटाफट पढ़ते जाएंगे, एडजस्ट करेंगे। 9 मित्र ABCDEFGH और I एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं। C जो D के दाईं ओर है जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्या बोला? C जो D के ठीक दाईं ओर है, मतलब जस्ट बगल में, E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। B एक छोर पर है, लेकिन B कौन छोर पर है ये पता नहीं है, तो B के बारे में अगला पॉइंट पढ़िए तो छोर पता चल जाएगा। तो B के बारे में अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट कि F B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। F B के बाईं ओर, तो यदि B को ई छोर पर लिखेंगे तो बाईं ओर कोई स्थान नहीं होगा, कंफर्म में B इसी छोर पर होगा। अब B से रिलेटेड पॉइंट 5वां है कि F B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, के बाईं ओर, तो छोड़ के 1 2 3 यहाँ पर F हो जाएगा। अब F से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो 6ठा पॉइंट है लास्ट वाला, A F के ठीक बाईं ओर है, तो F के ठीक बाईं ओर A है। अब A से रिलेटेड कोई पॉइंट मिल जाए तो और बढ़िया है, तो बोले सर A से रिलेटेड तो पॉइंट नहीं है। अब नहीं है तो F से रिलेटेड पॉइंट है। H F और G का निकटतम पड़ोसी है, H F और G का निकटतम, तो बोले सर H F और G का निकटतम पड़ोसी है तो F यहाँ पर G दे देंगे और यहाँ पर H दे देंगे। इधर तो होगा नहीं क्योंकि F और यदि यहाँ पर G देते हैं तो बीच में स्थान पहले A घेरा हुआ है, तो H जो है F और G के बीच में, तो F यहाँ पहले था, G यहाँ दे दिया और बीच में H को दे दिए। अब इधर से 2 2 4 और एक 5 आदमी एडजस्ट हो गया। अब हम लोग को 4 आदमी और एडजस्ट करना है, तो आप शुरू से पढ़ दीजिए। पहले तो 9 मित्र के बारे में दिया, फिर बोला C जो कि D के दाईं ओर है जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो इसको आप अलग लाइन में एडजस्ट करिए जो स्वयं अपने मूल कतार में व्यवस्थित हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा C जो कि D के दाईं ओर है, तो पहले D लिखेंगे, तो इसके दाईं ओर है C जो कि D के दाईं ओर है। C के बारे में बोल रहा है कि D के दाईं ओर, तो D के दाईं ओर C है, ठीक दाईं ओर है, ठीक दाईं ओर है, इसलिए तो बगल में लिख दिए कि C जो कि D के ठीक दाईं ओर है, जबकि अब जब क्या है किसके लिए? D के लिए, जबकि E के दाईं ओर, E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। फिर से C जो कि D के दाईं ओर है जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर E लिख देते हैं। इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर हो जाएगा आपका 1 2, देखिए 1 यहाँ पर हो जाएगा, E लिख दिए, 1 2 तीसरा स्थान पे, तो जो अथवा जो की का प्रयोग नजदीकतम के लिए, लेकिन यहाँ दोनों जो आया है तो E के बारे में ही बोल रहा है, C के बारे में ही। C जो कि D के दाईं ओर है, C D के दाईं ओर है, जबकि अब यहाँ पे जबकि आ गया उसी के बारे में क्योंकि जो एक पहले से लगा हुआ है, जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, C के बारे में ही बोल रहा है कि D के जस्ट दाईं ओर है और E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये लिख दिए 1 2 तीसरा स्थान पे C है। दोनों बात C के बारे में। अभी 4 गो है ये है और इधर 4 स्थान खाली है, तो इसको ऐसे ही एडजस्ट करेंगे और तो कोई पाई नहीं, तो E कर देते हैं, यहाँ खाली रहते हैं D और यहाँ पर C। तो अब एक ही स्थान खाली है और I को हम लोग एडजस्ट नहीं किए हैं, तो उसको बेझिझक आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? पहले तो ये 5 हो गया था, 4 5, उसके बाद ये 4 को आराम से अलग लाइन बनाए तो क्लियर हो गया। दोहरा तेहरा लेना है। अब फटाफट हम लोग आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पढ़िए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त बैठने के क्रम में निरूपण के आधार पर सत्य है? पहला ऑप्शन है D और H के बीच में 3 व्यक्ति हैं, D और H के बीच में 3 व्यक्ति, यही तो सत्य हो गया। तो जब सत्य ढूंढना और पहला ही सत्य हो गया तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मित्रों का समूह C के बाईं ओर है? तो C के बाईं ओर 3 आदमी है, EID, तो देख लीजिए EID है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। कहता है B के अलावे दूसरे छोर पर निम्नलिखित में से कौन है? तो एगो तो B इधर है, दूसरा छोर पर E आया और E दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 20 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर चौथा। अब क्वेश्चन नंबर 21 को समझ लीजिए। 21 पढ़िए। ए का पड़ोसी कौन है? तो पड़ोसी जब भी होता है 2 आदमी होता है, एक लेफ्ट एक राइट, तो बोल रहा है ए का पड़ोसी कौन है? तो ए का एक C है एक F है,
यानी कह सकते हैं हम कि ए का पड़ोसी सी और एफ है, और सी और एफ ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ए का पड़ोसी सी और एफ है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ डबल ऑप्शन है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो ज्ञात तो हम कर ही सकते हैं, तो वो ऑप्शन नहीं आंसर मारना है, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लीजिए। कह रहा बेंच के ठीक बीच में कौन है, तो बोले सर 9 गो है, तो 4 इधर छोड़ रहे हैं, बीच में ए है, और ये है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया। एडजस्ट किए 5 का 5 क्वेश्चन आराम से पढ़ के बना लिए। पूरा वीडियो देखने के बाद 2 बार ये पूरा इस पीडीएफ को आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 से 27 देख लो, बड़ा ही मजेदार। पहले एडजस्ट कर लेते हैं। 11 छात्र लीजिए, पिछला में नाम था, अब 11 छात्र आ गया। जरा मजेदारी से एडजस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए पढ़िए। अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे, एकदम आराम से एडजस्ट करेंगे। पढ़िए, हम 11 को बैठा दिए, कौन कहाँ पर अभी पता नहीं है। दूसरा पॉइंट, डी जो कि एफ के ठीक बाद बाईं ओर है, एफ के ठीक बाद मतलब बगल में बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो यहाँ से तो पता नहीं चला, लेकिन हम लिख सकते हैं डी जो कि एफ के ठीक बाद बाईं ओर है, तो एफ के ठीक बाद बाईं, बाईं मतलब इधर होता है बाएं हाथ की तरफ, तो एफ के ठीक बाद बाईं है डी। क्या बोला है कि डी जो कि एफ के ठीक बाद मतलब बगल में बाईं ओर है, सी के दाईं ओर, मतलब उसी के बारे में, डी के बारे में बोल रहा है कि डी जो कि एफ के ठीक बाद बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो सी यहाँ दे देते हैं, एक गैपिंग, आइए दूसरा स्थान पर। डी के बाद बोल रहा है कि एफ के बाद ठीक बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। चलिए 4 को हम अलग से लाइन बना दिए हैं। आगे पढ़िए। ए ई के जो कि एक सिरे पर बैठा है, दाईं ओर दूसरे स्थान पे। अब पता चल गया ए ई के जो कि आया ई के लिए, बोल रहा है ए ई के जो कि मतलब ई एक सिरे पर बैठा है, मतलब एक छोर एक किनारा पर बैठा है, उसके दाईं ओर है ए, दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो ई को कौन छोर पे लिखें कि उसका दाएं में जगह रहे, तो बोले सर ई को यहाँ लिखें तो इस छोर पर तो उसके दाएं में जगह ही नहीं रहेगा, तो ई को यहाँ लिखेंगे। अब पढ़िए पॉइंट को। ए ई के जो कि एक सिरे पर है, एक सिरे पर बैठा दिए, तो ए जो है ई के दाईं ओर दूसरा है, तो दाईं ओर दूसरा 1 2, यहाँ पर ए हो गया, एडजस्ट हो गया। अब ए से रिलेटेड अगला पॉइंट है, जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। जे ए और बी का, तो अब इधर तो होगा नहीं, तो ए और बी का निकटतम पड़ोसी जे है। ए और बी का निकटतम पड़ोसी मतलब बीच में, जे और बी का निकटतम पड़ोसी तथा जी के बाईं ओर तीसरा, तथा मतलब और या लेकिन का प्रयोग प्रथम नाम के लिए, मतलब ये जो तथा है वो जे के लिए ही आया है। जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, तथा मतलब जे के बारे में बोला, जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी के बाईं ओर, तो जी को ऐसा लिखिए कि उसके बाईं ओर जे तीसरा स्थान पर। बोले सर जी को यहाँ लिख दीजिए, 1 2 तीसरा स्थान पे जे हो गया। तो जे के बारे में दोनों बात साथ हो गया कि जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, और जी के बाईं ओर तथा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एक पॉइंट और है, एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है। एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। आप समझिए, इसी में बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें तो डी है नहीं, तो एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, तो डी के बाईं ओर जस्ट अगला स्थान ही है, यानी यहाँ पर एच होगा। तो एच जो है डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो बोले सर एच के बारे में दोनों पॉइंट आया है, और के मतलब प्रथम नाम के लिए, तो एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर, तो डी के बाईं ओर अगले स्थान पर, और मतलब एच के बारे में ही बोल रहा है कि आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे आई लिखते हैं। तीसरा स्थान पर इसको लाना है, तो एक गैपिंग यहाँ पर दे देते हैं, दूसरा ई और तीसरा ई। अब इसको ऊपर में एडजस्ट करना है, निश्चित रूप से एडजस्ट हो जाएगा। क्या बताए थे कि जब छोर ना पता चले या कुछ पता ना चले तो अलग कतार बनाना है जो स्वयं मूल कतार में एडजस्ट होगा। अब आई को यदि हम उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो इसके स्थान में जी पहले से है, और 4 स्थान खाली भी है, 4 स्थान इधर वाला भर जाएगा। यदि हम आई यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पर खाली भी नहीं है, इधर ऑलरेडी भरा हुआ है, तो इसको कहाँ रखेंगे। तो कन्फर्म है कि आई के लिए यही एक खाली स्थान है, यहाँ आई रख देते हैं, और ये जो खाली स्थान है यहाँ पर जी आ जाएगा, ई वाला जी, और उसके बाद में 4 स्थान खाली है, तो सी एच डी और एफ।
अब एक ही स्थान खाली बचा है और वहाँ पर हम लोग कौन सा एडजस्ट नहीं किए हैं, तो देख लीजिए 11 में सब तो एडजस्ट हो गया, के छोड़ के, तो यहाँ पर के डाल देंगे क्योंकि एक ही स्थान है। अब आराम से एडजस्ट हो गया, फटाफट आंसर बनाओ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो बोलिए कि सर जी पंक्ति के ठीक मध्य में तो 11 गो है तो 5 इधर छोड़ देते हैं और 5 इधर छोड़ देते हैं, तो मध्य में आई है और आई आपका दर्शाया गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, मित्रों का कौन सा समूह जी के दाईं ओर है, तो जी के दाईं ओर सी एच डी एफ है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मिलाते चलना है। उपयुक्त जानकारियों में कौन सी जानकारी आवश्यकता से अधिक है, हालांकि यहाँ पे सभी जानकारी का जरूरत है, लेकिन बोल रहा है क्या कि कौन आवश्यक, क्योंकि टोटल एक एक लाइन पढ़े तब जाके ये एडजस्ट हुआ है। कोई ऐसा लाइन नहीं है जो कि बिना पढ़े ये एडजस्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा कि कोई आवश्यकता से अधिक नहीं है, ऑप्शन नंबर 5। सभी लाइन को पढ़ना पड़ा है, मतलब कोई ऐसा लाइन जो बिना पढ़े एडजस्ट हो रहा है, जैसा कि मैं वृत्त वाला भी बताया था, तो भले वो हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 26, बैठने की उपर्युक्त व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बैठने की उपर्युक्त व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन से चुनिए। पढ़िए ऑप्शन, डी और सी के बीच में 3 छात्र हैं, डी और सी के बीच में तो एक ही छात्र हैं, गलत हो गया, हमें सत्य ढूंढना है। जी और सी पड़ोसी है जो कि एच के ठीक दाईं ओर है, एच के ठीक दाईं ओर जी और सी नहीं है, गलत। और जी और सी पड़ोसी तो है लेकिन एच के दाईं ओर नहीं है बल्कि एच के बाईं ओर है, तो एक बात तो सत्य बोला है लेकिन ये दाईं ओर बैठे हैं, तो गलत हो गया। बी जे और आई के बीच में है, बी जे और आई के बीच में, यही सही होगा। जे और आई के बीच में बीच है, बीच में कौन है, बी है, और यही तो हमें सही पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 आइए, यदि ई और डी, सी और बी, ए और एच, के और एफ, ढेर सारा स्थान बदल रहा है। देखिए ई और डी, तो ई और डी के मतलब समझते हैं, यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर ई आ जाएगा। ई और डी स्थान बदला है पहले, तो ई और डी, सी और बी, सी और बी मतलब समझिए यहाँ सी के स्थान पर बी आ गया और बी के स्थान पर सी आ गया। उसके बाद और है सी और एच, ए और एच मतलब एच के स्थान पर ए आ गया और ए के स्थान पर एच आ गया। अभी एक और स्थान के और एफ, तो के और एफ मतलब यहाँ के स्थान पर एफ आ गया और एफ के स्थान पर के आ गया। अब ऊपर वाला को देखेंगे, बाकी जो स्थान बदला उसको ऊपर, बाकी सब नीचे ही है। अब स्थान अदल बदल कर ले तो दोनों सिरों पर बैठे हुए छात्रों का जोड़ा निम्नलिखित में कौन होगा, तो बोले सर यहाँ पर डी आ गया है, यहाँ पर के आ गया है, यानी दोनों छात्रों का जोड़ा होगा डी और के, तो डी और के कौन ऑप्शन दर्शा रहा, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए एडजस्ट करने के बाद क्वेश्चन कैसे भी पूछे आराम से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर हो गया 27 तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से 32, यानी फिर 5 क्वेश्चन, बहुत ही जल्द 5-5 क्वेश्चन करके समाप्ति होने वाला है। कह रहा है क्या, के बी सी डी ई एफ और जी पूरब की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हुए हैं। दाएं बाएं के चर्चा किया तो हम पूरब इसी को मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 जी तक है तो 7, ए बी सी डी ई एफ जी। पूरब की ओर मुंह करके लेफ्ट इसको और राइट इसको, हम उसी को पूरब मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो लेफ्ट राइट सिर्फ एडजस्ट करना है। अब कहता है कि सी डी के दाईं ओर है। अब सी डी के दाईं ओर है तो बगल में ठीक दाईं है कि नहीं है इससे पता नहीं चला। बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ही है। अब बी इधर भी हो सकता है, राइट में भी, लेफ्ट में भी, और पड़ोस लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी, तो पता नहीं चला। बी से रिलेटेड कोई पॉइंट मिल जाए तो पता चल जाएगा। बी अंतिम छोर पर तो है, उसके पड़ोस में ही है, तो पता भी नहीं चला है। अब कहता है कि डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, अभी तो पता चल गया। डी जो है दक्षिण की ओर से तीसरा है, तो जब पूरब की ओर मुंह किए हुए हैं तो दाएं हाथ की तरफ दक्षिण, दक्षिण मतलब दायां, ठीक है, तो दायां इधर हो गया दक्षिण से, तो यहाँ से पता चल गया डी दक्षिण ओर से तीसरा है, तो 1 2 3 यहाँ दक्षिण ओर से तीसरा, 1 2 तीसरा डी हो गया। अब डी से रिलेटेड पॉइंट, सी डी के ठीक दाईं ओर है, सी डी के ठीक दाएं, ठीक मतलब जस्ट बगल में, डी के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ पे सी लिख दिए।
बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है। तो यदि बी को इस छोर पर रखते हैं तो उसके पड़ोस वाला खाली नहीं है, तो बी इस छोर पर होगा, इसके पड़ोस में ई है। अब पढ़िए, जी ई और एफ के बीच है, तो ये यहाँ लिख दिए, तो यहाँ पर एफ लिख देते हैं और यहाँ पर जी। अब इधर तो लिखाएगा नहीं। अब एक स्थान खाली है और एक को आप एडजस्ट नहीं किए, वो कौन है? तो लगता है सब तो है, ए नहीं है, यानी यहाँ पर ए हो जाएगा। सातों के सातों एडजस्ट हो गया। फटाफट 5 क्वेश्चन उड़ाते हैं। 28, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठे हैं? तो बी और ए या ए और बी। तो ए और बी है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सी जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है? ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं है? तब बोले कि सर पहला, तो पहला पढ़ना जरूरी था। पहला नहीं पढ़ते तो पता कैसे चलता कि ए है, और कहीं तो ए है ही नहीं, तो पहला जरूरी हुआ क्योंकि उससे पता चला कि ए भी है। दूसरा यहाँ एडजस्ट किए, पढ़वे किए। तीसरा भी पढ़ लिए, अंतिम छोर वाला, ठीक है, उसके पड़ोसी में ही है। जी ई और एफ के बीच है, डी दक्षिण छोर से, इसी से तो पता चला था, सब पता चल गया, यानी कि निश्चित है टोटल के टोटल पढ़ें तब जाके पता चला है। तो यहाँ यही बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन सी जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो सभी जानकारियाँ आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है डी निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा के बीच में बैठा है? डी निम्नलिखित में से कौन जोड़ा के बीच है? एफ सी या सी एफ। तो सी एफ दर्शा रहा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा? कौन व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। तो सी से कौन जगह बदल ले तो वाह मतलब सी, उत्तरी सिरे से तीसरा। उत्तरी मतलब इधर से बाएं से 1 2 3, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, तो यहाँ पर जी है तो जी यहाँ पे चला जाएगा। तो बोल रहा है क्या, किससे स्थान बदल ले तो यहाँ पर जी हो जाएगा। बोला है कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से हो जाएगा। तो उत्तरी सिरे से तीसरा स्थान पे जी है, तो जी से जगह बदलेगा सी, तभी तो तीसरा होगा। तो यहाँ पर जी होगा, जो दर्शा रहा है आपको ऑप्शन नंबर पहला, 31 का पहला। अब आ जाइए आपका 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 है ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो देख लो, ई है यहाँ पर, ठीक दाईं ओर जी है। चूंकि एक के लिए स्थान बदले हैं तो ई के ठीक दाईं ओर कौन है? जी है। तो जी और जी कोई ऑप्शन में नहीं है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5वां। क्लियर हो गया? एक एडजस्टमेंट 5 क्वेश्चन उड़ा दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से 35, लास्ट से पहले। देखिए 33 से 35 एडजस्ट करते हैं। 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में है, एल और आई के बीच में पी है। अब कौन किधर है पता नहीं। एन के बाद एल है, डी के बाद एन है, बिल्कुल बाईं और डी बैठा है। चलो 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट राइट, आराम से बैठाते हैं। बिल्कुल बाईं और डी बैठा है तथा आई के बाद टी बैठा है। तो बिल्कुल बाईं और डी है, तो ए को तो और छोर पता चल गया। अब डी से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो डी के बाद एन है, तो डी के जस्ट बाद हम एन कर दिए। बाद हालांकि कैमो हो सकता है, लेकिन जस्ट बाद यहाँ लेके चले। डी के बाद एन है, एन के बाद एल है, एन के जस्ट बाद एल है। अब चूंकि इधर खाली है तो इधर ना बैठाएंगे। एन के बाद एल है, एल और आई के बीच में पी है, तो एल और आई के बीच में कौन है? पी है। लिखते चल गए फटाफट नीचे से। बिल्कुल बाईं और डी है तथा आई के बाद टी है, तो आई के बाद टी है, आई लिखी दिए टी। आराम से पढ़े, सभी लाइन एडजस्ट हो गया। अब फटाफट हम लोग आंसर मार देते हैं। 33, मध्य में कौन सा विद्यार्थी युग्म बैठा है? तो 6 गो है, तो जब भी मध्य में 2 गो जोड़ा बैठेगा तो कौन सा युग्म मतलब जोड़ा था? बोलिए सर मध्य में एल और पी है, तो मध्य में एल और पी है, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। दाईं ओर से चौथे स्थान पे कौन है? तो दायां इधर है, 1 2 3 4, एल है, तो दाईं ओर से चौथे स्थान पे एल है, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 35 भी देख लो। सबसे दाईं ओर कौन है? तो बोले सर सबसे दाईं ओर टी है, तो सबसे दाईं ओर कौन है? टी, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर हुआ?
35 तक समाप्त हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन 36 बच रहा है जो मैं बताता हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। कुछ यदि कुछ कमियां रहे तो उसका सुझाव भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसे मैं आगे और सुधारूं। ये सभी क्वेश्चन को आपको फिर से बनाना है, सब्सक्राइब जो नहीं किए करना है और दबा के शेयर करना, एक विद्यार्थी वंचित न रहे, तभी तो मजा आएगा। आगे आपको ब्लड रिलेशन हो गया, पासा हो गया, कैलेंडर होगा, सभी का मास्टर वीडियो मिलने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 36। एक ही क्वेश्चन है, समझना है। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई है, तो चलो एक पंक्ति बना देते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें लड़का बैठे या लड़की। राधा ना तो आशा और ना ही श्यामा के बगल में है, इससे कुछ नहीं पता चला। अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है, नहीं है से क्या पता चल सकता है, नहीं पता चला। राधा मीना के बगल में है, मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, यहाँ से पता चला मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। राधा मीना के बगल में है, तो राधा मीना के बगल में इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कि राधा ना तो श्यामा और ना ही आशा के बगल में है, तो राधा को मैं इधर लिख देता हूँ, यानी श्यामा और आशा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो श्यामा भी क्या बोल रहा है, शुरू में ही लिखा है राधा ना तो श्यामा ना तो आशा ना ही श्यामा के बगल में है। तो निश्चित है कि यदि हम मीना के इस बगल में राधा लिखते हैं तो यहाँ श्यामा भी नहीं लिखना पड़ेगा, और हम लोगों को श्यामा भी नहीं लिखना, आशा भी नहीं लिखना है। तो एक अश्वनी बची है, तो अश्वनी ही यहाँ पर होगी राधा के बगल में। अब अगला अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, तो अश्वनी तो ऐसे भी उधर हो गई। आगे मीना पंक्ति ठीक बीच में, बताएं अश्वनी के बगल में कौन है। हालांकि अब 2 स्थान खाली है, जिसमें फिर से एक बार पढ़िए। 5 लड़कियां एक पंक्ति में है, राधा ना तो आशा ना ही श्यामा के बगल में है, चलो ठीक ही है। आगे कहता अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, वो भी ठीक बैठा ही दिए थे। राधा मीना के बगल में, मीना पंक्ति में, तो मीना बीच में बैठाए थे, यहाँ हम राधा दे दिए थे। राधा के बगल में श्यामा अश्वनी होना चाहिए, सॉरी श्यामा आशा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे अश्वनी दे दिए। अब यहीं दोनों पे कहीं पे श्यामा कहीं पे आशा होगी, हालांकि कहाँ पे कौन होगी पता नहीं है, क्योंकि कहीं पे दाएं बाएं नहीं दिया। लेकिन इन दोनों से क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, सीधे पूछा अश्वनी के बगल में कौन है, तो अश्वनी तो ये छोर पर आ गया, तो उसके बगल में राधा है। अश्वनी के बगल में कौन है, राधा, और राधा दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अश्वनी के बगल में राधा है और राधा दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर दूसरा, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा। तो आपने देखा 36 क्वेश्चन हम लोगों ने समाप्त किया है। यदि अच्छा लगा तो मैं फिर से बोलूँगा कि दबा के शेयर कीजिए, एक भी विद्यार्थी वंचित ना रहे, जम के लाइक और कमेंट रहेगा, तभी अगला मास्टर वीडियो बनाने में हमें भी मजा आएगा और आपको देखने में भी, ताकि मैं भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको लगातार वीडियो अवेलेबल करवाऊँ। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।